अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? खुश हैं? तसल्ली से? आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है, कमरा नंबर याद नहीं आ रहा। मतलब क्लास में रूम, मतलब कॉलेज का रूम नंबर याद नहीं आ रहा। ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की मैंने। अच्छा जी, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कल? ऑडिट की डेफिनेशन, उसके बाद उसके फ़ायदे और उसके लिमिटेशंस। और कल आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एक वर्ड सीखा होगा, तो ऑडिट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ऑडिट? अगर आप में से कोई रोशनी डालना चाहे। हाँ जी, ऊंचा बोलना है, मुझे आवाज़ नहीं आती। मैं ऊंचा बोलने को कह रहा हूँ। Audit is the official examination of the account of an entity by an auditor. क्या बात। ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन। चार बातें। अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंटिटी से क्या मुराद है? शायद की इदारा। और ऑडिटर्स कौन होता है? जो ऑडिट करता है। ऑफिशियल वर्ड से क्या मुराद है? ऑफिशियल वर्ड किसे कहेंगे? ऑफिशियल एग्जामिनेशन वर्ड है ना, तो ऑफिशियल क्या है? डॉक्यूमेंटेड और ऑफिशियल पब्लिकली। ऑफिशियल वर्ड, हाँ। स्टैट्यूटरी। ऑफिशियल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इस पे किसी को एतराज़ नहीं है। आप अगर वैसे ही चलते हुए मैनेजमेंट के किसी कमरे में जाओ, जाके कहें कि मुझे आपके अकाउंट चाहिए, वो आपको देंगे? नहीं। जब आप उनसे ऑफिशियली मांगेंगे वो देंगे। सो दैट इज़ द टर्म ऑफिशियल एग्जामिनेशन। अच्छा, आपने बोला अकाउंट्स, और अकाउंट का दूसरा नाम? कितनी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं? 5। नाम बताएं, कौन से 5? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स एंड एक छठी भी होती है, कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव क्या होता है? पिछले साल के साथ कंपेयर करके बताना कि लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या है और इस साल का रिजल्ट क्या है। ओके। तो ऑडिट के फायदे, अगर आप में से वो लोग बताना चाहें जो आज काले कपड़ों में आए हुए हैं। आप सब देखेंगे मैंने काला पहना हुआ। हाँ जी, काले कपड़े वाले हजरात, शुरू करते हैं पीछे से, मैं करीब आ जाता हूँ। पहला फायदा बता दें ऑडिट का। बड़ी अच्छी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, बस यही फाइल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करता है। और अगली बात जी भाई, जी भाई, क्या कोई अच्छी बात ऑडिट के मुतालिक अगर कभी सुनी हो, कभी देखी हो, क्या फायदा हो सकता है ऑडिट का? फ्रॉड से बच सकती है कंपनी, फ्रॉड से बच सकती है। ओके फाइन, वेल। तीसरी बात, इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल्स के बारे में कंपनी को पता चल जाता है कि कंट्रोल्स कितने ज़्यादा वीक हैं, कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, कौन सी? 2 वर्ड्स लिखे हुए थे वहाँ पे, एक स्टैट्यूटरी और दूसरी नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, एक और फायदा मुझे चाहिए, कल आप आए थे, बता दें। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से मैनेजमेंट इंप्रूव आते हैं। वो बात पीछे कवर हो गई, को नई बात बताएं। चल, नुकसान पूछ लेते हैं। 3 नुकसान मुझे आपने बताने हैं जिसकी कपड़ों में पिंक शेड आ रहा है। पिंक शेड आ रहा है। ये पिंक है, ये लाल है? रेड है। चलो पिंकिश तो है। कोई एक नुकसान कॉस्टली होता है। कॉस्टली होता है।
बिल्कुल। ऑडिट करवाना इतना आसान नहीं है, ये कॉस्टली प्रोसेस है सर। डिस्ट्रप्शन इज कॉस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लोग तंग रहते हैं बेचारों से। अच्छा, क्यों तंग रहते हैं वैसे? बार बार उनको जाके कहते हैं कि जनाब हमें ये डाटा दे दें, आई मीटिंग कर लें, ये डॉक्यूमेंट दे दें, तो वो अपना काम करें या आपको सपोर्ट करें। पिंक सैंपल इसमें लेते हैं, हर आइटम टेस्ट नहीं कर सकते, सैंपल लेते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कर दी भाई ने कि ऑडिटर एब्सोल्यूट काम नहीं करता। शायद एक वर्ड पढ़ा हो आप लोगों ने कल, रीजनेबल का वर्ड पढ़ा था। रीजनेबल अश्योरेंस देता है, यानी कि वो सैम्पलिंग पे काम करता है, 100% ट्रांजैक्शंस को नहीं दे। जैसे मैं अभी सैंपल बेस पे सवाल कर रहा हूँ, पिंक काउंट करेंगे उस शेड को या नहीं काउंट करेंगे? पर्पलिश सा है, चलो आप अगर इतना फोर्स कर रहे हैं तो आपसे पूछ लेते हैं। ये तो पिंकिश है। हाँ, ऑडिट परसुएसिव रिजल्ट देता है, कंक्लूसिव। खूबसूरत बात, ठीक है चला, खूबसूरत बात। ये परसुएसिव और कंक्लूसिव का मतलब मुझे कौन बताएगा? आप में से कोई भी रैंडम अगर हाथ खड़ा करके बताना चाहे। कंक्लूसिव सर कहते हैं खत्मी को जिसकी श्योरिटी होती है। कंक्लूसिव मींस जहां पे श्योरिटी ज्यादा है, और परसुएसिव किसे कहते हैं? जिस पे मतलब थोड़ा डाउट होता है, तो एस्टिमेट की बेस पे किया जाता है। जो एस्टिमेट्स की बेस पे किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गई। अब प्रोविजन इज बेसिकली एस्टिमेट है कि वो भाग सकता है, भागा तो नहीं है, तो हम उसको ले आते हैं अपने अकाउंट्स में डाल लेते हैं। अच्छा, ये 3 ऐसी लगे हुए पीछे। अगर आप ऑडिटर हो एसबीआई के और आप ईयर एंड पे आए, एसबीआई वाले आपसे कहेंगे हमने इस साल में 3 ऐसी खरीदे हैं। आप कहें अच्छा कोई रसीद वगैरह है, वो आपको रसीद दिखा दें। और आप कहें अच्छा चलो मुझे फिजिकली दिखाओ वो कहाँ लगे हुए हैं, कमरे में लेके आपको दिखा देंगे 3 ऐसी लगे हुए हैं। ये एविडेंस कंक्लूसिव है कि परसुएसिव है? परसुएसिव है, क्योंकि ये आपको मुत्तमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में हमने ये काम किया है। ये चीज कंक्लूसिव कब होगी? जब आपके आंखों के सामने वो 3 एसी कमरे में आए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, और आपके सामने ही पेमेंट हो रही है, तो दैट इज कंक्लूसिव। अच्छा, आपको एक सवाल देता हूँ। आप कहेंगे सर सेकंड डे में सवाल आप ले आए। एमी एक क्वेश्चन है, देखो आप कहाँ तक इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े जरा, सिर्फ रीड करना। सवाल नंबर 10 सिर्फ रीड करना और कुछ नहीं करना। जूम कर लूं? यह मुनासिब है? मुनासिब है। सिर्फ रीड करें और सोचना है कि टॉपिक कौन सा। रीड किया? 4 लाइनें। आप में से कोई इन 4 लाइनों का मतलब मुझे बता सकता है? सर आप इन सब में मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्या ये 4 लाइनें कहने जा रही हैं? ठीक, कल आए थे? लेक्चर ले लिया ना, कल आए नहीं थे, ठीक है। यहाँ से कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी? सर कैसे हैं? कल नहीं आया, मुअज़्ज़िज़ नहीं है। सर आपने भी ग्लासेस लगाई हैं, तो मुअज़्ज़िज़ आप भी हुए। सर ये कहना चाह रहा है कि अमजद साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो ठीक है, कि आप जब करवा रहे ऑडिट, हाँ, तो वो लीगली एक स्टिपुलेशन लगी हुई है, लेकिन वो सोचते हैं कि इसका कोई खास फायदा नहीं है। किस पे लगी स्टिपुलेशन? कंपनी में। अच्छा, अमजद साहब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ऑडिट सिर्फ करवाना एक रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि ये लीगली मैंडेटेड है। हालांकि करवाने से इसका कोई फायदा होता कि नहीं होता, मगर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि फायदा नहीं होता। कहते हैं डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस। चलिए सवाल को फिलहाल यहीं तक रोक देते हैं। कहाँ पे है?
हम अगली लाइन को छोड़ देते हैं। तो आपको इनकी इस बात से एतराज़ है कि इत्तेफाक है? एतराज़ है। तो क्या आप इनको शट अप कॉल देना पसंद करेंगे? तो कैसे देंगे? अच्छा, इन्होंने दो बातें की हैं आपसे। पहली जो गलत बात की है वो ये की है कि ऑडिट सिर्फ एक लीगल एक्टिविटी है और उसको कोई फायदा नहीं होता। तो ठीक है, इट इज लीगली मैंडेटेड, मगर याद रखिएगा, आप लोग पढ़ लेंगे अगले आने वाले दिनों में, हर कंपनी पे ऑडिट फर्ज नहीं है। वो कंपनियां जिनका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है सिर्फ वो करवाती हैं, उन पे फर्ज है। 1 मिलियन से नीचे वालों के पास ऑप्शन है, करवाना चाहे तो करवा लें, नहीं करवाना चाहे तो ना करवाएं। तो एक तो ये बात भाई सबको बतानी है, और दूसरा आप इनको चुप कराएंगे इस पॉइंट पे, और क्या लिखेंगे इसके एडवांटेजेस। अब कैसे लिखेंगे इसके एडवांटेजेस? क्या सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख दें, या इन करेक्टर्स को यूज करें? यूज करना चाहिए। तो शुरू कैसे करेंगे? इसका जवाब, पहली लाइन क्या बन सकती है आपके नजदीक? कहां से इसको उठाएं? शुरू कैसे करें? पहला जुमला क्या बनेगा? देखो रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है डिस्कस करें हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ। तो अमजद भाई ने जो ऊपर बात की वो बात तो गलत है, और आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो कैसे करेंगे रिस्पॉन्ड? पहली लाइन क्या बन सकती है? In my opinion, this is not just a legally mandated duty. ठीक है, Audit really add value to the entity. ठीक है, फिर हम इससे वैल्यू सारी बताएंगे क्या है कंसिडर। ठीक है, ओके। और आप में से कोई वॉलंटियर? जी, तो पहले हम ये बताएंगे कि जो ऑडिट का व्यू पॉइंट है ना, देयर आर सम एडवांटेजेस टू ऑडिट। ठीक है। तो फिर हम करेंगे फॉलोइंग आर एडवांटेज। फॉलोइंग आर एडवांटेज में आप लाइन से वो लिस्ट बता देंगे, और अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव आप में से कोई करना चाहे? सर जैसे कि वो मेजर शेयर होल्डर है, हाँ, जैसे कि वो मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी में कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ से आउटपुट जा रहा है, ठीक है। कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिशियल। ठीक है। तो फिर उसके बाद आप वही 5 बातें बता देंगे जो उसके फायदे हैं। मांग तो वही रहे ना। वो कहता है कि मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने उसको काउंटर करना है कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, ये 5-6 वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट करते। डन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी? इतने सवाल का जवाब बस आप लोगों ने कल लिख के आना, यहाँ तक। अगली बात नहीं बिछेड़नी। लिख लेंगे 5 नंबरों के लिए? लिख लेंगे 5 नंबरों, पक्की बात। एक रजिस्टर सेपरेट मेंटेन कर लें, छोटा सा ब्रेक सा ले लें, काम आएगा। डन। कल मिलते हैं। जाके आप जो है ना ताज़ा एडवांटेजेस पढ़ के बैठे हैं, तो ज़रा देखें सही कि आप पास पेपर के सवाल को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। आखिरी लाइन नहीं छेड़ी। जब वो कहते हैं ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, तो मेरा बड़ा दिल था मैं हाथ खड़ा करके ये आखिरी वाली लाइन पे बात करूं, क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो अब एंड पे पता लगा कि उन्होंने आपका स्कोप रोक दिया था कि नहीं, इस आखिरी लाइन पे बाद में बात होगी, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि उसको ये लगता है कि ऑडिट्स मैक्सिमम फ्रॉड पकड़ लेता है। तो यहाँ पे भी हमने तड़प के कुछ कहना है कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, लिमिटेशंस है। अब देखिए उसने एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बोला ही नहीं, लेकिन पूछा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। अब वही बात है, अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सवाल समझ आएगा, जवाब आता है, सवाल नहीं समझ आता। तो सवाल समझ आ जाएगा तो फिर मसले मैक्सिमम हल हो जाएंगे। तो मैं अपनी डायमेंशन में चलूँ, चूँकि ड्राफ्टिंग को हाथ लगाया तो मैं जल जाऊंगा। कल हम लोगों ने बड़ी ही खूबसूरत डिस्कशन की थी, व्हाई वी नीड ऑडिट। होश करो, होश करो, तुम्हें फैलना है, ज़बरदस्ती फैला देते हैं। ठीक है, तो ऑडिट समझ आ रहा है।
और एक आम आदमी का वर्ड ऑडिट और हमारा वर्ड ऑडिट, इन दोनों में भी फर्क है, ये बात भी हमें समझ आ गई है। आम आदमी के लिए ऑडिट का मतलब है हर चीज़ का ऑडिट, एसी का ऑडिट, कमरे का ऑडिट, इलेक्शन का ऑडिट, फौज का ऑडिट, निज़ाम का ऑडिट, पीसीबी का ऑडिट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑडिट, आईएसओ का ऑडिट, ये सारे जो है वो सबकी नज़र में ऑडिट है। लेकिन जब हम अपने ऑडिट के करिकुलम के अंदर आते हैं और हम अपने स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो उन्होंने एक्सप्रेसली कहा है कि भाई ऑडिट एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का। फिर वो कहते हैं ज़रा ज़्यादा बड़े लेवल पे चलें कि ऑडिट एक एक्टिविटी है जिससे हम एनेबल कर देते हैं एक ऑडिटर को कि वो कन्वे करे एक ओपिनियन एज टू वेदर क्या ऐसा है या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अब ऑडिट में हम बाउंड हो गए हैं। ऑडिट का मतलब अब हमेशा होगा अकाउंट्स बने होंगे किसी खास स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और स्टैंडर्ड्स से मैच करके हमने ओपिनियन देना होगा। और स्टैंडर्ड से क्यों मैच करना है, खाली ओपिनियन क्यों नहीं है? हर बंदे की ओपिनियन फर्क है। देखना ऑडिट किसी भी चीज़ पे हो सकता है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप में से एक स्टूडेंट ना एक दीवार को पेंट करे बड़ा खूबसूरत किस्म का, साइडों से ये तो वाह, आप में से कोई दीवार को बड़ा खूबसूरत सा पेंट करे और मुझे कहे सर आपने दीवार का ऑडिट करना है। मैं कहूँगा नहीं हमारी फील्ड के तुम आदमी ही, ऑडिट नहीं है, एश्योरेंस है, मैंने ओपिनियन देनी है, तसल्ली देनी है। उसने कहा आपने दीवार को देख के बताना है दीवार अच्छे रंग से पेंट हुई हुई है या नहीं। अंदर आके मैंने दीवार देखी, अच्छी गुलाबी रंग, शॉकिंग पिंक, और बच्चा मेरी तरफ ना बड़ी दाद भरी नज़रों से देख रहा है, बड़ी तहसीन भरी नज़रों से देख रहा है कि बस अब मैं उसका माथा चूमने वाला हूँ कि क्या दीवार पेंट की है। उसने कहा सर दीवार कैसी लगी? मैंने कहा बहुत वाहियात। वो खुदा का खौफ करो, ये हमने ऑडिट पढ़ना है, तुमने पिंक कलर की दीवार रख दी है। खुश्क सा सब्जेक्ट है, कोई सफ़ेद दीवार हो, कोई ग्रे दीवार हो, कोई इस तरह से हो, इतना रंगीन रंग। मायूस हो गया बेचारा। फिर उसको फ्रंट ऑफिस में खातून नजर आई, उनसे उन्होंने कहा कि जी वो मैंने सर को कमरा दिखाया था, दीवार दिखाई थी, सर को तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है। खातून आई, दीवार देखी, फेवरेट कलर भाई पिंक कलर, और इस तरह से खिलते हुए रंग खवातीन को ज़रा ज़्यादा पसंद होते हैं। उनसे पूछा आप ओपिनियन दे, उसने कहा इन माय ओपिनियन ये दीवार बहुत खूबसूरत है। और मैंने कहा था इन माय ओपिनियन दीवार अजीब सी है। चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो फ्रंट ऑफिस से जो खातून आई थी वो फ़र्ज़ करें CCA थी, या फ़र्ज़ करें उन्होंने BCom किया हुआ था। आपने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आते हैं, एक खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के कमरा दीवार दिखाई, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी दीवार है। इसका मतलब है कि क्वालिफिकेशन चेंज होने से भी ओपिनियन बदल जाता है, जेंडर चेंज होने से भी ओपिनियन बदल जाता है, तो फिर एज चेंज होने से भी ओपिनियन बदल जाएगा। अगर मैं ये भाई से पूछूं कि क्या आप अभी भी पाकिस्तान के मैच देखेंगे, कहेंगे हाँ सर अपना मुल्क है। आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूँगा लानत भेजता हूँ मैं, अब जो है ना अब ख़त्म हो गया, बस फुल स्टॉप लग गया। एक आखिरी वो थी, होप था कि शायद जो है ना वो किसी एक आध मैच में इज्जत रख लें, नहीं हुआ, बस अब कहानी ख़त्म। तो मेरा ओपिनियन एज की वजह से, आपका ओपिनियन एज की वजह से फ़र्क हो गया। मैंने बहुत धोखे खाए, आपने भी थोड़े से धोखे खाए हैं। तो मैं ज़्यादा दफ़ा दिल टूटा हुआ है, आपका कम दफ़ा दिल टूटा हुआ है। मैं आज बाइकआउट कर रहा हूँ, आप 10-12 साल बाद बाइकआउट कर देंगे। ओपिनियन फ़र्क है। तो ऑडिट में प्रॉब्लम ही यही है, ओपिनियन देनी है। तो फिर जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसकी ओपिनियन में और जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसकी ओपिनियन में फ़र्क आ सकता है। जिसका तजर्बा ज़्यादा होगा और जिसका तजर्बा कम होगा फ़र्क आ सकता है। तो सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कमरे में आता और मैं दीवार को देख के भी अपना तबसरा करने वाला होता है कि बच्चा कहता सर रुक जाए, मैंने दीवार तो पेंट की है, लेकिन आपने जो ऑडिट करना है इस दीवार का वो एज पर अफ्रीकन पेंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है। मैं कहूँगा जी वो क्या भला है? उसने कहा सर ये अफ्रीकन पेंटिंग स्टैंडर्ड है, ये पढ़ लें। मैंने वो पेंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े तो उसमें एक जगह एक सफ़े पे लिखा हुआ था कि किसी कमरे में अगर कोई बहुत बोर किस्म की क्लास होनी हो, कोई बहुत प्रोफेशनल किस्म की क्लास होनी हो, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा
बोरियत ना महसूस करें, तो कम से कम कमरे की कोई एक दीवार खिलते हुए रंग से होनी चाहिए, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि बरजंडा, जैसे कि शॉकिंग पिंक, जैसे कि फलाना। अब फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। अब मेरा दिल नहीं मान रहा कि दीवार अच्छी है, लेकिन उसने कहा आपने ओपिनियन किसके मुताबिक देना है? फ्रेमवर्क। तो मैं कहूँगा इन माय ओपिनियन तुम्हारी दीवार इन अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही बनी हुई है। अब जेंडर चेंज हो, एज चेंज हो, कुछ भी हो, सबका ओपिनियन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो जब जब भी हमने किसी चीज पे तसल्ली देनी है कि ये अच्छा है या नहीं है, तो वी नीड अ कंपैरिजन पॉइंट। जब आईएसओ वालों ने भी ठप्पा लगाना है तो उन्होंने भी एक सेट ऑफ रूल्स देखना है कि इसमें एल्युमिनियम कितना लगा हुआ है, इसमें फलाना चीज कितनी है, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसी हुई है। तो हमेशा जब भी एश्योरेंस होगी, जब भी ऑडिट होगा, कोई ना कोई पीछे फ्रेमवर्क होगा, कोई रूल्स होंगे, जिन रूल्स के साथ चीजों को मैच करके देखना होगा। ऑडिट की दुनिया में वो फ्रेमवर्क होते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, और चूंकि दुनिया में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के इतने सारी तरह के नाम हैं, तो फिर हमने कॉमन ग्लोबल वर्ड्स क्या इस्तेमाल किए? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ तक बात क्लियर है? पिछले दिन का एक डिसेंट सा रिकैप भी हो चुका हुआ है और आप लोगों ने अपना इनपुट भी दे दिया हुआ है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बात करते हैं। ये कहाँ से आएगा, कैसे पता लगेगा? मैं कंपनी में ऑडिट करने गया, उसने कहा जी आपने हमारे अकाउंट चेक करने, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या होगा एप्लीकेबल? मुझे कैसे पता लगेगा कि इनके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है? कोई तरीका होता है? कोई दुनिया में कहीं लिस्ट लगी हुई होती है कि किस तरह की कंपनी को कौन सा तरह का फ्रेमवर्क फॉलो करना है? ये भाई ने कहा है, कहाँ होती है वो लिस्ट? क्या कौन बताता है? कोई बताता है हमें? आई क्या बता देगा, SECP बता देगा। आप अभी CPR में जाएंगे तो आपका टीचर कहेगा बच्चों लिस्टेड कंपनी वाले 4th स्केड्यूल कंपनी लॉ का फॉलो करते हैं, बाकी लोग 5th स्केड्यूल फॉलो करते हैं। तो ये पाकिस्तानी लॉ ने बता दिया कि पाकिस्तानी कंपनियां क्या फॉलो करेंगी। कंपनीज एक्ट में 3rd स्केड्यूल है जिसमें बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। वो ना बताएं तो SECP बता देगा, वो ना बताए ICAP बता देगा, कोई कुछ ना बताए तो देखेंगे पब्लिक में कॉमनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, वो बन जाएंगे हमारे एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो नॉर्मली ये हमें लॉ बताते हैं, और हम जब ऑडिट करने आते हैं तो सबसे पहले हम बहस करते हैं भाई आपका फ्रेमवर्क क्या है। अगर उनका फ्रेमवर्क ही गलत है तो हम कहते हैं हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे। हो लिस्टेड कंपनी और अकाउंट्स बनाती हो पार्टनरशिप की तरह तो गलत हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे की तरह अकाउंटिंग करने की कोशिश करे तो गलत होगा। तो हम हमेशा फरमाइश करेंगे कि आप अपना फ्रेमवर्क बताएं और हम देखेंगे क्या वो फ्रेमवर्क ठीक है या नहीं है। तो कल फ्रेमवर्क पे हमने डिस्कशन नहीं की थी, थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं, सिर्फ हल्का सा एक वन रीडिंग। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG, ये एक नया लफ्ज आया है, इसको फिलहाल साइड पे लिख लेते हैं, TCWG, और उससे ऊपर AFRF था। एक तीसरा लफ्ज भी लिख ही लेता हूं मैं, F/S, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने अपनी किताब में अल्फाज कम करने के लिए, क्योंकि हमारी किताब में वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शायद दर्जनों कहना कम होगा, सैकड़ों दफा था। इसी तरह से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी जगह जगह था, उसका एक एब्रीविएशन बना लिया। और इसी तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी जगह जगह था, तो उसको AFRF लिख दिया, ये FRF लिख दिया। इससे क्या हुआ, जब मैंने ये सर्च करके इसको रिप्लेस ऑल किया तो हमने थाउजेंड्स ऑफ द वर्ड किताब के छोटे कर दिए, जिससे हमने कुछ सफ़े बचा लिए। मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा किताब प्रिंट हुई, मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा उसके एडिशन आए, तो हमने इतने दरख्तों को हलाक होने से बचा लिया। ये बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी जब आपके सारे सिलेबस में सस्टेनेबिलिटी की बहुत सारी बातें होंगी। जब आप BIA में भी सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे, ऑडिट में भी पढ़ेंगे, CPR में भी पढ़ेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरह से सोचना शुरू हो जाएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम एनवायरनमेंट पे कम जुल्म करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। पहले बड़े हम जोशो खरोश से किताबें छापते थे और स्टूडेंट्स को फ्री देते थे। फिर चूंकि स्टूडेंट किताब इसलिए ले लेता था कि वो फ्री है, हमने उसे सॉफ्ट में भी दी होती थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सॉफ्ट में किताब यूज कर रहे होते थे। दूर बैठे बच्चों को हम कोरियर कराते थे, वो फिर भी उसके बाद सॉफ्ट कॉपी किताब की यूज कर रहे होते थे और अपने नोट्स बनाते थे। तो वो सारी किताबें अल्टीमेटली मुश्किल से 5-10% ऑफ द टाइम इस्तेमाल होती थी। फिर हमने एक आध सेशन पीछे ये तजर्बा किया कि हमने बच्चों को सॉफ्ट में किताबें दी
और जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे उसका तकरीबन कोई हाफ हमने बुक्स प्रिंट की, और स्टूडेंट से कह दिया है कि जी अगर आपने ख़रीदनी है तो आपकी चॉइस है, हमारी तरफ से सॉफ्ट आपके पास है। अब जब बच्चे की अपनी चॉइस पे हुई तो जिसको नीड थी वाकई ही में उसने ख़रीदी, और जो सॉफ्ट से काम चला सकता, तो इंटरेस्टिंगली हमने आधी छापी और उनमें से आधी सेल हुई। इसका मतलब है 75% ऑफ द यूजर्स उस ऑनलाइन से काम चला रहे थे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ सेशन तो अपने नोट्स अपनी चीज़ें डेवलप हो गई भी होती हैं। और किताब फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग की सवाल से एक सवाल एक दफ़ा अगर कर लिया तो उसके बाद वो साइड पे पड़ी हुई है। तो उससे हमें बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों ने काफ़ी ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ अपना कॉलेज की तरफ से एक छोटा सा कदम उठा लिया। ये आपको आज अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे ऑडिट में, CPR में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें पढ़ रहे होंगे, फिर BIA में पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी चीज़ है। और अब हम अकाउंटेंट्स अपना अगला फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी। पहले दुनिया सिर्फ अकाउंटिंग सर्विसेज लेती थी तो हम सब अकाउंटिंग के माहिर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडिट आया, ट्रेंड में आ गया, लोग फिर ऑडिट करवाते थे, तो हम अकाउंटेंट्स ने अपने आप को अकाउंटेंट्स और ऑडिटर कहना शुरू कर लिया, ऑडिट भी पढ़ने शुरू कर दी और ऑडिट की तरफ भी आ गए। फिर दुनिया बदली, IT की तरफ सिस्टम्स बन रहे हैं, IT आ रहा है, डेबिट क्रेडिट अब जो है ना कागज़ लेजर पे नहीं होगा, अब होगा सॉफ्टवेयर में। तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करने शुरू कर दिए, हमने ERP लगाने शुरू कर दिए। अब दुनिया अगली जो तरफ बढ़ रही है वो 2 डायमेंशंस है, डाटा साइंसेस और सस्टेनेबिलिटी। तो IK अपने नई स्कीम में सोचा कि इससे पहले कि हमारे बच्चे ऑब्सलीट हो जाएं, उन्होंने इन 2 फोकस की वजह से स्कीम रिवाइज की है। तो आप देखें तो स्कीम में अब डाटा के ऊपर काफ़ी फोकस है, डाटा का स्पेसिफिक हैंड्स ऑन कोर्स भी है, डाटा के ऊपर ऑडिट के अंदर भी कुछ चेंजेस खासतौर पर डाटा के लिए हैं। CA फाइनल के ऑडिट के पेपर का नाम ऑडिट और डाटा कर दिया कि वो उसके अंदर भी डाटा का काफ़ी काम कर रहे हैं। फिर ऑडिट का पेपर फाइनल में उठाने से पहले आपको डाटा वाला हैंड्स ऑन कोर्स पास करना पड़ता है, डाटा एनालिटिक्स और AI। तो आपका एक हैंड्स ऑन कोर्स है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पढ़ रहे होते हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात करें तो थोड़ा सा PRC में और कैफ के 3 पेपर्स में और फाइनल में जाके तो पूरा पेपर ही डाल दिया सस्टेनेबिलिटी के नाम का, ऑडिट में भी सस्टेनेबिलिटी डाल दिया फाइनल में। तो अब IK ये 2 फोकस चाह रहा है कि जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में आए वो लेटेस्ट चीज़ों को जानते हो। तो शायद जिस वक्त आप मार्केट में पहुंचेंगे तो आपसे ऊपर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वो वाली बातें उतनी नहीं पता होंगी जितनी आपको पता होंगी, अगर आप सही से पढ़ के गए। हाँ, अगर रट्टा मार के बस पेपर पास किए तो फिर आप भी उतने ही फारिग बैठे होंगे जितने वो, और वो तजर्बे वाले हों थोड़ा सा पढ़ के फिर भी सीख लेंगे। तो बताना ही चाह रहा था कि उस टाइम पे हमने चंद वर्ड शॉर्ट किए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम उठाया, क्योंकि बाकी कंपनियां जो स्टेप्स लेंगी जिससे उन्होंने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट किया वो उसको रिपोर्ट करेंगे। दुनिया में इसके पॉइंट्स मिलते हैं। एक कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, चूंकि फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो उसने एनवायरनमेंट को डैमेज किया। तो एनवायरनमेंट को फ़र्ज़ करें इसने 3000 पॉइंट्स डैमेज कर दिया, इसको 3000 पॉइंट्स पे कितने मिलियन की पेनल्टी पड़ेगी चूंकि इसने एनवायरनमेंट डैमेज किया है। अब ये पेनल्टी से कैसे बचे? दरख्त लगाए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, फ्री पढ़ाए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, अपनी ट्रैवलिंग कम कर दे। जो इसके लोग इधर उधर ट्रैवलिंग करते थे मीटिंग्स के लिए, उनको जूम पे मीटिंग करवाना शुरू कर दे और कह दे कि हमने इतने 100 लोगों की इतनी मीटिंग्स बचाई, इतनी दफ़ा लोग अपने घर से नहीं निकले और इतना पेट्रोल नहीं सड़ा और इसकी वजह से इतनी इन्वायरमेंट बच गई। तो उससे शायद उनके 700 पॉइंट्स माइनस हो जाएं, अभी भी 2300 पॉइंट्स नेगेटिव है। तो फिर एक स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर पॉइंट्स की खरीदो फरोख्त होती है। जो छोटी कंपनी है, जो छोटी कंपनी होगी, फर्ज करें 3-4 बंद होगी, वो एक कंपनी बनी हुई होगी और वो काम कर रही होगी, फर्ज करें ग्रोसरी लेके एक जगह से दूसरी जगह सेल करते हैं। इनके पास टाइम बहुत है, दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट भी बचाए जा रहे हैं। इन्होंने अपने छोटे से ऑपरेशन में -400 पॉइंट इकट्ठे, 400 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए पॉजिटिव साइड पे। इन्होंने एनवायरनमेंट बचाई। लोग अगर 0 पे रहे तो ना कोई फाइन है ना कोई अप्रिसिएशन है। लेकिन एक कंपनी माइनस में जा चुकी हुई है 2300, और एक छोटी सी कंपनी ने 400 पॉइंट्स प्लस कर लिए हैं, अपने पास हासिल कर लिए हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज होगी, पॉइंट्स की एक्सचेंज होगी, ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अपने पॉइंट्स बेचेगी, वो उनसे पॉइंट्स खरीदेंगे, अपना बैलेंस 2300 से नीचे करके 0 तक लाने की कोशिश करेंगे।
ऑब्वियसली पेनल्टी ज्यादा होगी और पॉइंट्स बिग कम में रहे होंगे, तो ऐसे में वो कंपनियां जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उनको भी अप्रिसिएशन मिलेगी कि वो और इन्वायरमेंट के लिए काम करें। तो आगे ये सारे पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे, कितने पॉइंट्स की क्या कैलकुलेशन होगी, आपने क्या किया तो वो कितने में कन्वर्ट होगा, इसकी अकाउंटिंग तो चाहिए। और फिर इसकी अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेगा, भाई मैंने बोल दिया कि हमने इतने 100 सफ़े बचा लिए, ये क्लेम काफी थोड़ी है। देयर मस्ट बी एन ऑडिटर जो कहे आदि साहब आपने जो क्लेम किया इसको कागज पे साबित करें, फिर वो रिसर्च करेगा, फिर वो सैंपल पे काम करेगा, फिर वो वर्किंग करेगा, फिर हमारे डाटा को देखेगा, ओवरऑल सिस्टम को देखेगा और फिर बताएगा कि हमने वाकई इतने 100 सफ़े बचाए हैं। तो अब ये चीज एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो अब हमारा ऐड हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। थोड़ा सा कंपनी लो याद है, डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स कुछ याद है। लिस्टेड कंपनी में शशके मशके वाली बातें करनी होती थी, हमने एनवायरनमेंट कितनी प्रोटेक्ट की, हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अदा की। तो अब आप देखें लिस्टेड कंपनी को तो अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना है सारी बातें। अब ये चीज़ें अकाउंट्स में भी एंटर हो गई हैं कि अपने इसी साल सस्टेनेबिलिटी के 2 स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट भी कर लिया है। तो अब पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स भी अजियत में आ जाएंगे और ऑडिटर भी। शुरू में तो अजियत लगेगी लेकिन अल्टीमेटली वो एक रेवेन्यू का वो बन जाएगा कि जहां हमें कुछ और सर्विसेज मिलेंगी जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें। मैं इसलिए ये तकरीर कर रहा हूँ कि आपने अभी से माइंड बनाना है कि अगर कहीं पे भी आपके सामने सस्टेनेबिलिटी का जिक्र हो तो गंदा सा मुंह नहीं बनाना। आपका अगला फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी से काफ़ी लिंक है। दुनिया काफ़ी परेशान है इन्वायरमेंट को लेके। पाकिस्तान जैसे मुल्क इन्वायरमेंट को तबाह करी जा रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि दुनिया गोल घूमती है। ये दुनिया के लिए बड़ा मसला है, हमारे लिए मसला नहीं है। ओजोन लेयर है ना हमारे ऊपर, हम तबाह करते रहते हैं, दुनिया गोल घूम जाती है। वो जो खेला है जो खाली होता है उस वक्त अमेरिका सामने आ जाता है, उधर सुनामी आ जाते हैं, उधर तूफान आ जाते हैं, उधर जनाब अचानक से हीट रेज हो जाती है, हमें फिर भरी भी ओजोन लेयर मिलती है, हम उसे तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो दुनिया गोल ना घूम रही होती तो अब तक हम जल चुके होते। स्टिल गोल घूमने के बाद भी कुछ लेयर्स एग्जैक्टली हमारे ऊपर रहती हैं और कुछ ऐसी लेयर्स है जो उस घूमने की वजह से, तो जो हमारे ऊपर वाली लेयर है वो हमने इतनी बुरी तरह से उजाड़ दी है कि अजीबोगरीब बारिशें, अजीबोगरीब से मौसम में अचानक से आलाबारी। तो ये जो वेदर की बड़ी एब्रप्ट और अजीबोगरीब सी चेंजेस हैं कि सर्दियां बड़े अरसे तक शुरू ही नहीं हो रही, फॉग आने से पहले स्मॉग बिला वजह आई हुई है। तो ये जो ये सारा कुछ है ना, ये इसलिए है कि हमने अपनी इन्वायरमेंट डैमेज की है। तो अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बहुत सीरियस हो रहा है इस चीज़ को लेके कि हम अपनी इन्वायरमेंट क्यों डैमेज कर रहे हैं। और अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बड़े सख्त हो जाएंगे और ऐसे में फिर अकाउंटेंट्स अपनी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज लेके गवर्नमेंट को कहेंगे जी हम आपका साथ देंगे, आप बताएं क्या रूल्स हैं, हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। चूंकि अब AI ने अगर हमें रिप्लेस कर देना तो हमने कोई जगह तो कोई था तो ढूंढनी है ना जिधर जाके हम जो है ना वो करें। तो सस्टेनेबिलिटी हमारी वो नई था है। मैं था बता दूं, था इज प्लेस। वो कई दफा कराची का एक स्टूडेंट जो है ना वो कहता है कि सर ने क्लास में जो है ना बोला पहे, तो ये क्या होता है। तो फिर वो ना वो इसलिए मैं जरा उसको कर रहा हूँ कि था जो है ना वो था इज कॉल्ड अ प्लेस। तो वी नीड अ प्लेस। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क हम पे एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट और जहां हो सके दोस्त चाहे विद गवर्नेंस, जो अभी हमने पढ़ना है कौन लोग होते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट वगैरह लोग अडॉप्ट करते हैं और जो एक्सेप्टेबल होता है उस एंटिटी की नेचर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक। अब वही बात है, एंटिटी की नेचर अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी उसके साथ मैच करना चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो दो बातें हो गई, या लॉ रेगुलेशन बोल देगा हमें और वो नहीं बोलेगा तो दूसरी निशानी क्या है? जो एंटिटी की नेचर के मुताबिक काम कर रहा होगा। AFRF इज डिसाइडेड बाय लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। आपके इर्द गिर्द जो कानूनी इन्वायरमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा फॉलो करेंगे। हर कंट्री के अंदर हर जगह पे अलग अलग कानून बताता है कि इस मुल्क में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे। पाकिस्तान में SECP ने सेक्शन 234 में एक्सप्रेसली कहा है कि हम लोग IAS और IFRS यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं तो हमारे जहन में IFRS आते हैं, लेकिन ऑडिट में आप IFRS के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे। चूंकि हम ऑडिट दुनिया के किसी भी मुल्क का कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह IFRS फॉलो हो रहे हो। डन।
तो बस ये हल्की सी फ्रेमवर्क की डिस्कशन थी। फ्रेमवर्क के ऊपर इसके बाद किताब में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है। तो हमें ऑडिट समझ आ रहा है। ऑडिट की डेफिनेशन एक आखिरी दफ़ा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर, ताकि वो क्या करे, कन्वे एन ओपिनियन एज टू वेदर, क्या ऐसा है या नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या अब ये सबको क्लियर है? पक्का? चंद वर्ड्स पे डिस्कशन है। दोस्त जावेद गवर्नेंस पे डिस्कशन करने से पहले ट्रू एंड फेयर, मैटीरियलिटी, ये अल्फाज आपने अकाउंटिंग में पढ़े थे। आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या मैं अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स पूछूं? क्योंकि मैं तो बीच में अचानक से बोल दूंगा ये देखें जी प्रूडेंस के खिलाफ है, उसके बाद को गंदा सा मुंह बना के बच्चा बैठा होगा ये प्रूडेंस क्या होती है। तो मेरे ख्याल में आपको ये वाली बातें तो पता होंगी। एक एक करके पूछूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो ए के साथ भी होती है और ई के साथ भी होती है, अंग्रेजों ने पागल बनाया हुआ है जी। अकाउंट्स को 6 साल तक होल्ड करना है। अकाउंट्स को 6 साल तक होल्ड करना है, ये तो फिर मुझे सेफ्टी ज़्यादा लग रहा है, या रिटेंशन या कंसिस्टेंसी। तो जैसे IAS 8 है उसके अंदर अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली चलें तो उसको फिर वैसे ही लेके चले अनलेस के कोई, इन्होंने कहा जब IAS 8 ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव चलना है तो जैसे उसने कहा हम फिर ओवर द ईयर्स वैसे चलें, यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करनी होती है, आज की फाइनेंशियल पिछले फाइनेंशियल से कंपेयर करनी होती है। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अप्लाई कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, यानी अगर पिछले साल अगर एक चीज कॉस्ट मॉडल में है तो वो ओवर द ईयर कॉस्ट मॉडल पे चल रही हो, जब आप उसे चेंज करेंगे तो फिर बताना होगा कि यहाँ चेंज आई है, और फिर उस चेंज को बड़े अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि यूजर हमेशा दो चीजों को कंपेयर कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हमने अदर एक्सपेंसेस में कुछ चीजें डाली हुई और अगली दफा अदर एक्सपेंसेस में कुछ और चीजें डाल दी तो यूजर मिसलीड होगा। तो कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है विच सेज के ओवर द ईयर्स एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। चलिए, ये तो आसान सी बात थी। प्रूडेंस, वही प्रूडेंस, हाँ जी वो भाई, हमने ओवरस्टेट या अंडरस्टेट नहीं करना है, तो ये तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक चीज हमने ना ओवरस्टेट करनी है ना अंडरस्टेट करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज ओवरस्टेट नहीं करनी और कुछ चीजें अंडरस्टेट नहीं करनी। हाँ नहीं, थोड़ा सा दोबारा कोशिश करें। आपने क्या सही दिया था, लेकिन सिर्फ एक चीज की बात नहीं हो रही। हाँ, लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करना, एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। दो और भाई भी हैं, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना, इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना, यानी इनकम और एसेट्स ज्यादा ना नजर आए, एक्सपेंस और लाइबिलिटीज कम ना नजर आए। इसका मतलब है कि ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। एक्सपेंस दूर से लग रहा रिकॉर्ड कर दें, इनकम जब तक कंफर्म ना हो जाए रिकॉर्ड ना करें, एसेट जब फुल बन जाए कंफर्म हो जाए तो रिकॉर्ड करें, लेकिन लाइबिलिटी, एक लीगल केस है ना, मुझे आधे से ज्यादा भी डाउट है ना कि मैं हार जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ उसकी लाइबिलिटी प्रोविजन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है मैं जीत जाऊंगा और उसके चांसेस 70% भी हैं तो भी रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करना। तो एसेट रिकॉर्ड करने में ध्यान करना है, लेकिन लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने में जल्दी करनी है। यानी हमारे फाइनेंशियल्स को देख के ज्यादा लाइबिलिटीज नजर आ जाए कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा एसेट्स बढ़े हुए नजर आए नॉर्मल से, वो गलत है। इनकम और एक्सपेंस में भी ऐसा होता है। एक शख्स ने फोन करके आपको बताया कि जी मैंने आपसे 5 लाख का माल लिया था और मेरी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट महीने बाद आ रही है, बट मैंने नहीं देने पैसे, फोन पे कह दिया और फोन बंद कर दिया। ड्यू कब होने? महीने बाद। महीने बाद पैसे ना दे तो परेशान होने की जरूरत है, फिर उस दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, बैड डेट हो गया, लेकिन इसने फोन पे बता दिया। अब बजाय ये सोचे कि हम 1 महीने के अंदर कानूनी तरीके से उसे पकड़ लेंगे, मुझे आज प्रोविजन तो रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। एक्सपेंस इतनी दूर से नजर आया, रिकॉर्ड हो गया। चलो अब इनकम को देखते हैं। एक बंदे ने महीने पहले कॉल करके कहा मैं आपसे महीने बाद फलाना चीज खरीदूंगा, कर लें रिकॉर्ड, ठीक है। उसने जिस दिन खरीदनी थी पिछले दिन कॉल करके कहा मैं कल आपसे चीज खरीद लूंगा,
नहीं, जिस दिन चीज खरीदनी थी उस दिन आपको कॉल करके कहा आज मेरा खरीदने का प्लान है। उसने आपको कॉल करके कहा कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, चीज खरीदने आया हूँ। उसने आपके पास पहुंच के कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे ये चीज खरीदूं। इनकम इतना करीब पहुंच गई है, गले लगाने वाली है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। और एक्सपेंस ने दूर से एक फोन कॉल कर दी थी तो रिकॉर्ड कर दो। तो प्रूडेंस इज कि आपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं होने देना, ज्यादा हो जाए खैर है। और इसी तरह से एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। तो इनकम को रिकॉर्ड करते हुए जल्दी नहीं करनी, लेकिन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हुए जल्दी कर देनी है। ठीक है जी, प्रूडेंस तो आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो फिर तो आप लोगों को मैचिंग भी आता होगा, मैं ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैचिंग ऑडिट की क्लास हो रही है, लेकिन ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी अक्सर डिस्कशन में होगा कि एक सवाल आएगा तो हम कहेंगे देखो ये इसने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, इसने फलाना को। अब एक्रूअल का जब जिक्र आया तो लिख देता हूँ, एक्रूअल आपके लिए बताना शायद ज्यादा आसान हो। फिर मैचिंग की तरफ आते हैं। एक एक्रूअल होता है और एक एक्रूअल्स होता है, एक एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट होता है और एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट तो आपको पता है कि वो अगर जल्दी हो गया तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल पेबल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक कैश बेस होता है, एक कैश बेस होता है, एक एक्रूअल बेस होता है। भाई ने बिल्कुल सही निशानदही की। अब इससे आगे जाना होगा। सर अगर पैसे जब तक हमारा एक्सपेंस हमारा इनकम नहीं हो जाता, ये क्या कि हमें शक है कि एक्सपेंस हो जाएगा, या ये एक्सपेंस हमने पे नहीं किया। इनके एक एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया, तो अब क्या करें उस एक्सपेंस के साथ? एक्रूअल ये कहता है कि कैश को साइड पे करो, जब एक्सपेंस बनता है तो रिकॉर्ड कर दो, जब इनकम बनती है रिकॉर्ड कर दो। पैसे बाद में मिलें या जल्दी मिल जाएं, इररिस्पेक्टिव है। आपने कैश वाले टाइम पे एंट्री नहीं करनी, आपने जब निशानियां पूरी हो जाएं तब एंट्री कर देनी है। अगर महीना खत्म हो गया और बिजली का बिल आ गया और मैंने ये देना ही देना है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं, बजाय इसके कि जिस दिन पैसे पे करूं उस दिन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट करूं। जिस दिन मुझ पे ड्यू हो गया एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, जब कैश दे रहूंगा तो पेबल को रिवर्स कर देंगे और उसकी जगह कैश डाल देंगे। इसी तरह से इनकम में भी अगर इनकम कंफर्म हो गई है, सिर्फ पैसे नहीं आए हैं लेकिन निशानियां पूरी हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, अब तो पूरा IFRS आपके पास रेवेन्यू रिकग्निशन का, उसकी सारी निशानियां पूरी हो जाएं तो आप कैश आया या नहीं आया आपने रिकॉर्ड कर देना। डन। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो आसान निकला। मैचिंग क्या है? जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है हमें उसी में रिकॉर्ड करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने एक AC ली है, इसने हमें 10 साल अगर रेवेन्यू को आगे देना है तो हमें उसका डेप्रिसिएशन मतलब लेस करनी चाहिए, ना कि पूरी की पूरी उसकी हो। ठीक है, इन्होंने कहा जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड खर्चा है उस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर एक चीज़ आज आपने ली है और वो 10 साल पे स्प्रेड होकर आपको फ़ायदा दे रही है तो उसका खर्चा भी 10 साल। यानी मैचिंग ये करता है कि एक्सपेंस और इनकम को आपस में मैच कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों से हमें अक्टूबर में पहली किस्त आई, नवंबर में दूसरी किस्त आई, सारे पैसे आ गए हमारे पास, तो अक्टूबर और नवंबर के तो हमारे अकाउंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाएंगे और अगले 4 महीने गुर्बतज़दा होंगे, रेवेन्यू जीरो, एक्सपेंस ही एक्सपेंस। तो आपसे पहले महीने और दूसरे महीने जो पैसे लिए हैं उसके अगेंस्ट हमने 6 महीने खर्चा करना है। तो ये गलत होगा कि हम उन 2 महीनों में आए हुए पैसों को 2 महीने की इनकम रिकॉर्ड करें और अगले 4 महीने हम आपकी इनकम को भी 6 महीने पे स्प्रेड कर देंगे, हम आपके एक्सपेंस को भी 6 महीने पे स्प्रेड कर देंगे। वही भाई वाली बात, अगर ये AC लिया और इसने 10 साल तक यहाँ पे आपको बिठा के पढ़ाना है और उससे आपसे रेवेन्यू जनरेट होना है तो फिर ये AC का खर्चा भी मुझे 10 सालों पे स्प्रेड करके डालना चाहिए, ताकि किसी भी साल में, वरना क्या होगा, जिस साल हम एक एसेट लेंगे उस साल तो हम नॉर्मल लॉसेज में आ जाएंगे और उस अगले ईयर्स में हम बिला वजह प्रॉफिट्स में होंगे। तो मैचिंग ये कहता है कि अगर एक एक्सपेंस से आने वाला फायदा कई ईयर्स पे फैला हुआ है उसको भी उसी तरह से फैला दो। एक इनकम पे लगने वाले खर्चे अगर ज्यादा टाइम पे फैले हुए हैं तो अपनी उस इनकम को भी ज्यादा टाइम पे फैला दें। जैसे इन्वेंट्री इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है। 1000 चीजें बनाई होती हैं और 700 बेची होती हैं।
तो बड़ा गलत होगा कि अगर हम रेवेन्यू ऑफ 700 में से माइनस करें कॉस्ट ऑफ 1000, हम तो लॉस में आ जाएंगे। ऐसा लगेगा लॉस है, हालांकि कहानी ये है कि जब बेचे ही 700 हैं तो 700 का खर्चा लेना चाहिए ना। तो फिर याद है कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करते हैं, 300 इन्वेंट्री उसमें से माइनस, उस एक्सपेंस में से 1000 वाले एक्सपेंस में से 300 का एक्सपेंस उठा के एसिड के तौर पर रख देते हैं, 700 की इनकम से 700 के खर्चे को माइनस करते हैं। दैट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। छा गए आप लोग। आखिरी कॉन्सेप्ट लिखूं, मेटीरियलिटी। क्या होता है मेटीरियलिटी? सर जिस चीज़ की इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट से मतलब है अगर कोई चीज़ है कि जिसमें जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट आ गया तो उसकी अहमियत नहीं है तो उससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई अहमियत इन्होंने कहा अगर कोई कम अहमियत वाली चीज़ है तो अगर हम उसे रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा हम कोई चीज़ बना रहे हैं, आप एक चीज़ बना रहे हैं जिसमें बनाने में 23 लाख खर्च आ रहा है और उस पर एंड पे 100 रुपये का आपने जो है ना वो एक रिबन भी बांध दिया, तो अगली 100 रुपये का रिबन उसकी कॉस्ट में रिकॉर्ड होने से रह भी जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ इमैटेरियल है तो उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं भी हुए हुए तो चल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है रबड़। रबड़ नहीं होता, इरेजर। इरेजर की लाइफ क्या है? जब तक आपने खा के खत्म ना कर दिया, या किसी के कान पे मार के घुमा नहीं दिया, या जब तक पेंसिल से उसमें सुराख नहीं कर दिया। अच्छा, सुराख नहीं होता उसमें, वो हमेशा 200 में टूट जाता है। बहुत चैंपियन लोग होते हैं जो रबड़ में पेंसिल वो करके और एंड तक बकायदा गोल सुराख कर लेते हैं, वरना रबड़ नॉर्मली 200 में टूट जाता है। अगर रबड़ के साथ आपने ये एक्सटर्नल बदमाशी नहीं की और रबड़ को उस पर्पस के लिए, इरेजर को उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जिसके लिया गया है, तो शायद 7 साल तक भी वो इरेजर खत्म नहीं हो सकता। लेड पेंसिल अक्सर लोगों ने रखी हुई होती, खत्म ही नहीं होती। पुराने जमाने में लोग पेंसिलों से लिखते थे, खत्म हो जाती थी 3-4 दिन बाद। अब जब लिखाई ही इतनी कम हो गई है तो इसमें तो नहीं खत्म होना। तो रबर था या इरेजर था 5 रुपए का, पेंसिल थी 10 रुपए की। एसिड किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे, ओवर द इयर्स दे, कम से कम लाइफ 1 साल हो। तो रबर, इरेजर 1 साल से ऊपर लाइफ है, फायदा दे रही है, हमारी है, कंट्रोल कर सकते हैं, तो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। नॉन करेंट एसेट में आना चाहिए। 10 साल का इसका डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना चाहिए, फिर इसकी रिवैल्यूएशन करानी चाहिए। क्यों नहीं करते ये सब? इमैटेरियल है। तो इसका मतलब है कि कुछ जगह आके हम ब्रेक लगा देते हैं कि भाईजान बस इमैटेरियल चीज़ है, हमने नहीं इस पे ज़्यादा काम करना। तो जिस तरह से अकाउंटेंट की बस हो जाती है वैसे ऑडिटर की बस हो जाती है। आपने सैंपल उठाया और सैंपल में चीज़ें सही हैं, 200 रुपए की ट्रांजैक्शन मसला कर रही है, कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, लेकिन वो 200 वाली मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हो तो वो एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट, अगर उससे लोगों के डिसीजन मेकिंग खराब हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोड़ों में 200 रुपए मैटर ही नहीं करता है, लेकिन करोड़ों की फाइनेंशियल में शायद लाखों की चीज मैटर करती है। तो मटेरियलिटी कितने रुपए होते हैं नहीं पता। एक छोटे बच्चे से पूछेंगे उसके लिए वो 5 रुपए का इरेजर भी मटेरियल होगा, उसकी कैश फ्लो के हिसाब से वो एक अहम चीज है और आपके लिए अहम नहीं है। ये एंटिटी पे डिपेंड करता है, उसके इसके साइज पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा मैंने अपने सीनियर मैनेजर को एक एरर ढूंढ के दिया, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे 225 मिलियन का। मैं कहा 225 मिलियन, 22 करोड़ से ऊपर की गेम जो है ना मैंने पकड़ ली है, तो ये तो मुझे गले लगा लेगा मैनेजर। और जो है ना मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर ये देखें इशू, कहते हैं हाँ ठीक है एमएटीएस में डाल दो। मैं कहा सर वो मुझे लगा शायद उसने पूरा नहीं पढ़ा। मैंने कहा 225 मिलियन, तो हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना एमएटीएल में डाल दो।
मैं कहा शायद थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग का मसला, मैंने कहा सर 22 करोड़ से ऊपर का, मैं कहा शायद उर्दू इंग्लिश में मैं मिलियन, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद इसको कुछ बिलियन कहते होंगे, और ये भी तो टेंशन होती है ना, वो पढ़े लिखे आदमी के सामने है तो होता है कि शायद मैंने गलत बोल दिया। मैं कहा सर 22-23 करोड़ का मसला है। कहते हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ ना MATL में डाल दो। अब चेहरे पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे, और वो मुझे देख रहे हो मुस्कुरा रहे हैं कि ये बच्चा जो है ना, ये गरीब सा बच्चा लग रहा है, ठीक है, ये जो है ना ये 200 से ऊपर के मिल्क शेक पे परेशान हो जाता होगा, तो ये जो है ना इसको 225 मिलियन। उन्होंने कहा यार इदारा देखो जिसका मॉडरेट कर रहे हैं। मैं कहा सर इदारा बड़ा है लेकिन अमीर लोग भी ऐसे नहीं होते कि 225 मिलियन जोड़ दें। तो अब जब मैं बाज नहीं आया तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी इन्वेस्टमेंट की फाइल लेके आओ। उस ज़माने में बॉक्स फाइल्स होती थी, उस पर कागज़ लगे होते थे। एक फाइल लेके आया इन्वेस्टमेंट्स की, टॉप शीट पे लिखा हुआ था कितनी इन्वेस्टमेंट की उस इदारे ने। कहते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? मैंने कहा 150 के करीब। कहते हैं अपनी पसंद से कोई एक इन्वेस्टमेंट चूज़ करो। मैंने चूज़ की पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। उन्होंने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था। कहते हैं इसके पेज पे जाओ। उसके पेज पे गया, कहते मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका टोटल कितना है, तुम ये बताओ कि इसका एक महीने में इंटरेस्ट कितना आया है। उसका एक महीने का इंटरेस्ट था शायद 8 बिलियन, शायद 150 इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, उस पे आने वाला एक महीने का रिटर्न। बंद की फाइल और वो कागज उठा के इमैटीरियल उसमें डाल दिया। ये वो इदारा था जिसके 1.5 लाख एम्प्लॉइज थे बैक इन, आज से 17-18 साल पहले। तो कभी कभी गेम इस लेवल की होती है और आप एक छोटी सी घड़ी के ऊपर एक ईमानदार लीडर को जो है ना वो, ठीक है, और एक भोले भाले से लीडर को आपने थोड़े से अकामे के पैसे के ऊपर जलील कर दिया। कम हो यार, मटेरियलिटी होती है। नैब तक कहता है कि भाई 50 अरब से नीचे हम हाथ नहीं डालेंगे, उन तक की मटेरियलिटी है। तो खैर बहरहाल, तो मटेरियलिटी क्या है? एक खास अमाउंट जिससे ऊपर की मिस स्टेटमेंट या जिससे ऊपर की चीजें ना मौजूद हों तो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस मुतासर हो सकते हैं। आपने ये डिसीजन लिया कि हमने पढ़ना है, लिखा हुआ था सर आतिफ और सर उसामा इकट्ठे पढ़ाएंगे। उसमें ये नहीं लिखा था कि सर उसामा ड्राफ्टिंग करने पे जब बच्चा नहीं सही ड्राफ्टिंग करेगा तो उसे डांट भी देंगे। लेकिन शायद ये लिखा होना ना लिखा होना आपके लिए शायद इतना ज़रूरी नहीं था। हाँ, लेकिन अगर दोनों ने इसलिए इकट्ठे पढ़ाना था कि 2 महीने तक आब्दी साहब पढ़ाते, फिर ये अचानक से गायब हो जाते 3 महीने के लिए और सिर्फ सर उसामा पढ़ा रहे होते, तो शायद ये आप कहेंगे कि ये ज़रा एक अहम खबर थी जिसका ना लिखा होना उसने हमारे डिसीजन ऑफ बाइंग द कोर्स को अफेक्ट किया है। तो इसका मतलब मटेरियलिटी एक खास लेवल की अमाउंट है जिससे ऊपर यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। और ये कितने रुपए है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये जज्बात पे डिपेंड करता है। कभी एक कैश ड्रॉप होना भी याद रहता है कई साल तक, कभी एक ओवर मैच हरा देता है। आप तो ताज़ा इस सदमे से गुजरे, तो ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है। हमारे ज़माने में मिसबा का एक मैच था, उसमें वो छक्का मारते मारते कैच आउट हो गया और वो हम वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, शायद T20 का वर्ल्ड कप था वो, हम जी 2007। तो इसका मतलब है आप लोग पुरानी रीलें भी देखते हैं। मैं इसलिए एहतियातन बात कर रहा था, मैंने कहा ज़रा नए लोग हैं तो ज़रा उस वक्त नन्हे मुन्ने से बच्चे होंगे तो जो है ना, तो वो हुआ ये कि अब आपको शायद वो कैच याद है और शायद ये पता है कि मिसबा ने पाकिस्तान कौम का सर ज़मीन में मिला दिया और वो हो गया। हम मैच हार रहे थे, मिसबा भाई आए और उसने, सारे लोग टीवी बंद करके उठ चुके हुए थे, इसने एकदम से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ चौके छक्के ये वो जनाब, टीम को आगे बढ़ा के आखिरी ओवर में बात चली गई और बिल्कुल इतना सा स्कोर रह गया कि ये था कि अब डुएबल है। अगलों ने प्रेशर भी बहुत बिल्ड कर दिया, हर तरफ प्लेयर्स खड़े कर दिए और सारा कुछ। उस टाइम पे मिसबा डिसाइडेड कि वो अपनी वो बेस्ट शॉट खेले जिसपे वो हमेशा छक्का मारता है, वो उसकी फेवरेट शॉट थी। उसने वो शॉट मारी बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो गई, वो कैच आउट हो गया। तो दुनिया को आज तक ये नहीं याद कि वो मैच हार चुके थे हम, वो जिता ही मिसबा रहा था।
लोगों को ये नहीं याद कि उसने 100 दफ़ा ये शॉट मारी और हर दफ़ा छक्का मारा है या चौका मारा है, सिर्फ एक दफ़ा मिस जज हुआ है। लेकिन टाइमिंग ऑफ द शॉट, इवेंट, सेंसिटिविटी, हसासियत, उसकी वजह से आज तक लोग कहते हैं जी मिसबा तो बहुत ही जो है ना अजीब सा बैट्समैन था, बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड था, अहम मैच में बिला वजह अहम उल्टी सी, भाई सीधी बॉल आ रही है तुम घूम के उसको पीछे की तरफ क्यों भेज रहे हो, तो उस पर एतराज होता है। अगेन वही वाली बात है कि शायद अगर उस पर चौका छक्का लग जाता तो किसी को वो इवेंट याद भी ना रहता इतना। तो सम टाइम मटेरियलिटी का सिचुएशन से ताल्लुक होता है। एक स्टूडेंट के लिए मटेरियलिटी कितनी होती है? कितने रुपए को मटेरियल कहते हैं आप? ये डिपेंड करता है महीने का स्टार्ट है या एंड है। महीने के स्टार्ट पे गए एक दुकान पे मिल्क शेक चाहिए, उसने कहा 200 का है, आपने कहा लोग एमी कह रहे हैं महंगाई है, एमी बिला वजह शहबाज शरीफ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना अजीम लीडर है और देखो उसने मुल्क में अमन और सलामती कर दी और सिर्फ 200 रुपये मिल्क शेक। अब अगर कोई कहे कि जी ये मुल्क में गरीब बहुत बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात है यार। 200 रुपये मिल्क शेक, देखो उसमें दूध डल रहा है, ऑलपर का इतना महंगा दूध है, आम डल रहे हैं, चीनी इतने महंगा आइटम है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर बिजली लगी है, फिर एक रिसोर्स है, ओवरहेड्स, आपने पूरा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बना दिया और क्या यार देखो ये जन्नत कमा रहा है 200 रुपये में मिल्क शेक बेच के। आप पहुंचे 29 तारीख को इसी दुकान पे, मिल्क शेक कितने का है? 200। तो क्या चोर बाजारी कर रहे हो? लगा क्या तुम्हारा इस पे? सस्ता सा दूध डाल रहे हो, चीनी तुम वो स्क्रीन वाली डाल रहे हो, फलाना इस तरह से है, और बिजली का क्या है, सोलर लगा हुआ है तुम्हारी दुकान के ऊपर, 80 रुपए का होना चाहिए। अब ये 200 रुपए एक स्टूडेंट की लाइफ में डे 1 पे इमैटेरियल थे और डे 29 पे मटेरियल हो। तो इसका मतलब क्लियर कट हुआ कि मटेरियलिटी को हम किसी यूजर के हिसाब से भी डिफाइन नहीं कर सकते। मटेरियलिटी बस एक खास लेवल से ऊपर की चीज है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस को मुतासिर कर दे। तब ये ऑडिटर ने प्रोफेशनली जज करना है कि मटेरियलिटी कितनी है और कितनी नहीं है। बात कुछ को समझ आ रही है? यस सर। तब ये ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट बन जाएगी कि इस चीज़ को मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त मटेरियल काउंट करूं या ना करूं। 250 मिलियन तो मैंने आपको बता दिया, एक एंटिटी में 25 पैसे के एरर पे हमने उनकी रिपोर्ट खराब कर दी थी। 25 पैसे के एरर पे कभी ऐसा भी होता है, कभी 25 पैसे इतने हैवी हो जाते हैं और कभी 250 मिलियन फारिग हो जाते हैं। ये 25 पैसे वाली कहानी आज नहीं, मटेरियलिटी पे एक पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये लोएस्ट कितनी हो सकती है। तो उस वक्त मैं ये वाली एग्जांपल बताऊंगा कि ये 25 पैसे पर आपने याद रखना, उसको कहना सर वो 25 पैसे वाली एग्जांपल बताएं। अभी तो आज मटेरियलिटी की हाईएस्ट लेवल देखे ना, तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है। ट्रू एंड फेयर, ये अल्फाज भी आपने देखे हुए या सुने हुए हैं। ये क्या होता है ट्रू एंड फेयर? ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। आप जब इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपनी अकाउंटिंग में, वो वाला एरिया जो आप हमेशा छोड़ देते हैं थ्योरी का, वहां पे कुछ फीचर्स दिए हुए होते हैं, रेलेवेंस, रिलायबल, याद आ रहे हैं कुछ ऐसे लफ्ज, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। तो वहां पे ट्रू और फेयर भी था। इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन, अनबाइस्ड। अब ये दो अलग लफ्ज हैं लेकिन हम इसको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। ट्रू का मतलब है सच्चा, फेयर का मतलब है सुथरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 20 लाख की एक गाड़ी अगर 18 लाख की लिख दी तो ट्रू नहीं है। 20 लाख की गाड़ी 20 लाख की लिखेंगे ट्रू होगा, लेकिन अगर लिख दें करंट एसेट्स में फेयर नहीं होगा। तो फाइनेंशियल ट्रू भी होने चाहिए, फेयर भी होने चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर का मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं ना सिर्फ वो एक्यूरेट होनी चाहिए बल्कि वो यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते वक्त उसकी एक्यूरेसी और उसकी प्रेजेंटेशन दोनों के ऊपर फोकस करना है। तो ट्रू एंड फेयर तो मतलब जरा आसान सी बात थी, आप इसे पीछे से पढ़ते आ रहे थे। एक काम करते हैं, ये जो एक दो चीजें हमने डिस्कस की हैं इसकी थोड़ी सी इंग्लिश देख लेते हैं। True and fair view. The term true implies free from error. True का मतलब है error ना हो. The term fair implies that there is no undue bias in
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी पसंद से चीजों को अपने तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है. इन विच दे आर प्रेजेंटेड, phrases true and fair and present fairly indicate that judgment is being given that financial statement can be relied upon and have been properly prepared in accordance with. उन्होंने कहा जब ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा होगा, अगर एक ऑडिटर बोलेगा ना ये ट्रू एंड फेयर है, इसका मतलब है वो बताना चाह रहा है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं. स्टैंडर्ड फॉलो होने का मतलब है कि अमाउंट्स भी ठीक हैं और उसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक है. तो बस ये ट्रू एंड फेयर, अब आपने ज़ाहिर से याद नहीं करना है. ट्रू एंड फेयर के लफ्ज़ हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या दे प्रेजेंट फेयरली. तो जस्ट ये रीडिंग है, ये जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर में जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं ना, सेकंड यूनिट में कंपनी लॉ है जिसमें टेक्निकल बात है, इसमें सीधी सी बातें, बस इसको एक दफ़ा पढ़ के ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ना, दोबारा इसको आके देखने की ज़रूरत भी नहीं है. मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑडिटर रिपोर्ट्स इन अकॉर्डेंस विद concept of materiality. He gives an opinion on whether the financial statement present fairly in all material aspect. जब वो कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, तो हो सकता है कुछ इमैटेरियल चीजें अच्छी प्रेजेंट ना भी हुई हों. खैर है, ऑडिटर ही समझता है कि यूजर तब परेशान होगा जब एक मटेरियल लेवल की गड़बड़ होगी. अगर इमैटेरियल लेवल की गड़बड़ है और ऑडिटर ने उसको नहीं भी रिपोर्ट किया तो ऑडिटर को कोई बुरा नहीं लगेगा. अब वो छोटी छोटी बातों पे यूजर का दिल खराब नहीं करना चाहता. यूजर ने फैसले करने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, करोड़ों के एसेट्स देख के, आप खाम खा बीच में आ जाएं कि एक महीने एक एम्प्लॉय की सैलरी 200 रुपये कम गई थी, तो ये शायद एक फजूल बात होगी. तो ऑडिटर का एक प्रोफेशनल लेवल है कि वो मटेरियलिटी के उस पर खेलेगा. इंफॉर्मेशन कम मटेरियल होती है जब ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स को अफेक्ट कर दे. अगर इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी जाए या मिसस्टेट कर दी जाए और उससे यूजर्स के फैसले गलत हो जाएं. एक कंपनी में वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके एसेट्स 300 मिलियन के हैं, और अगर उसके एसेट्स 250 मिलियन के हैं और इन्होंने जान के 300 लिखा हुआ है, तो ये एक बड़े लेवल की मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि यूजर की जो डिसीजन मेकिंग है वो मुतासर हुई है. ऑडिटर विल नॉट एम टू एग्जामिन एवरी नंबर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ही विल कंसंट्रेट हिज एफर्ट ऑन द मोर सिग्निफिकेंट आइटम. मोर मटेरियल आइटम्स पे वो जरा ज्यादा फोकस करेगा, कम मटेरियल पे इतना नहीं करेगा. फिर एक बात जो हमने कल हल्का सा जिक्र किया था कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी, ये मैंने एक्सटर्नल बोला. ऑडिटर हम आगे जाके एक और भी पढ़ेंगे जो कंपनी के अंदर के भी कुछ ऑडिटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पूरे सिलेबस में हमारा जो स्कोप है वो एक्सटर्नल. हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड में आके इंटरनल ऑडिटर का 2 दिन जिक्र करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा कहेंगे एक्सटर्नल. एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्टर. इफ ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, हिज ओपिनियन इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्टर. अगर वो इंडिपेंडेंट ना हुआ, अगर वो डायरेक्टर्स का ही यार दोस्त निकला या उन्हीं का कोई भाई हुआ, तो जाहिर है वो एक अच्छे लेवल का ऑडिट नहीं कर सकेगा. तो आइडियली इसको कंपनी के लोगों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये तो छोटी सी बात है. कंपनी लॉ ने 11 निशानियां बताई हैं कि ये 11 तरह का ताल्लुक उसका नहीं होना चाहिए कंपनी से. इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के. यहां तक बात समझ आ रही है? आज की आखिरी छोटी सी डिस्कशन है अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी. स्टीवर्ड किसे कहते हैं? हाँ जी, चरवाहे को स्टीवर्ड कहते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. स्टीवर्ड कहते हैं जो डायरेक्शन देता है, जो लेके एक मजमे को लेके चलता है. स्टीवर्ड समटाइम बहरी जहाज के उस जो पहिए पे मौजूद बंदा होता है उसको भी कहते हैं. आप कहेंगे सर उसे तो कैप्टन कहते हैं. कैप्टन ओवरऑल इंचार्ज होता है जो जरूरत पड़ने पे कभी कभी पहिए पे भी आ जाता है, लेकिन एक बंदा जो कैप्टन की एब्सेंस में उसको जहाज को डायरेक्शन दे रहा होता है वो स्टीवर्ड होता है. अब अगर इसने जहाज की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत कर दी तो जहाज पे मौजूद सैकड़ों हजारों लोग तबाह हो जाएंगे. तो स्टीवर्ड बड़े अहम लोग होते हैं. चरवाहा अगर इस भेड़ बकरियों के रेवड़ को ऐसी जगह ले जाए जहाँ भेड़िया हो, जहाँ शेर हो, तो पूरे गौल का नुकसान हो जाएगा. किसकी वजह से? जो स्टीवर्ड था. तो कंपनी के स्टीवर्ड्स हैं कंपनी के बड़े, कंपनी के डायरेक्टर्स. अगर वो कंपनी को सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो कंपनी गलत तरफ चली जाएगी. और वो डायरेक्टर्स किस पर भरोसा करते हैं? डायरेक्टर्स जब कहते हैं कि भी काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो, वो मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं. इसका मतलब है कि कंपनी में 3 लेयर्स हैं. नीचे मैनेजमेंट है, उनके ऊपर ओनर्स के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स वगैरह,
और फिर कुछ ओनर्स हैं जो घर को बैठे हुए हैं। सारे ओनर तो नहीं कंपनी को चला सकते, तो वो कुछ डायरेक्टर्स को अपने एजेंट बना के भेजते हैं, और वो एजेंट खुद काम नहीं कर सकते, वो किसको एजेंट बनाते हैं? मैनेजमेंट को। ऑडिटर ऑडिट करता है मैनेजमेंट का, दोषचा विद गवर्नेंस को ऊपर वालों को रिपोर्ट करता है। अब ये ऊपर वालों से क्या मुराद है, डायरेक्टर्स या ओनर्स? ऑडिट किसका करना होता है? सिर्फ कंपनी का करना होता है, सिर्फ कंपनी का ऑडिट होता है और किसी का ऑडिट नहीं होता। मैनेजमेंट का भी ऑडिट हो सकता है, किसी भी चीज का ऑडिट हो सकता है, स्कूल का भी ऑडिट होता है। आईकेएफ हमारा ऑडिट करवाता है हमारे वो सर्टिफिकेट देने से पहले कि आप लोग बच्चों को पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते। तो ऑडिट तो इतने सारी तरह का इदारों का हो रहा होता है। तो सोल ट्रेडर का ऑडिट होगा तो सोल ट्रेडर का जो हेड है उसे क्या बोलेंगे? ओनर। पार्टनरशिप का ऑडिट होगा तो उसके ओनर्स को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। कंपनी का ऑडिट हो रहा होगा तो उसके ओनर्स को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। एक स्कूल का ऑडिट हो रहा होगा तो शायद प्रिंसिपल ही ओनर हो सकता है ओनर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठा हुआ हो। तो इसका मतलब है ओनर के लिए इतने सारे तरह के लफ्ज हैं। अच्छा, कहीं ओनर खुद मौजूद है, कहीं उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। कंपनी में ओनर्स नहीं मौजूद, नुमाइंदे मौजूद हैं। पार्टनरशिप में ओनर खुद मौजूद है, सोल ट्रेडर में ओनर खुद मौजूद है। तो या ओनर खुद मौजूद होता है या उसके नुमाइंदे होते हैं। तो इसलिए लॉ ने ना एक कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल कर लिया, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज वो लोग, चार्ज्ड जिनको चार्ज मिला, जिनको चीज मिली, विद के साथ गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्न करना किसी चीज। हम कहते हैं जी पंजाब की गवर्नेंस बेहतर है। गवर्नेंस, गवर्न करने का निज़ाम, चलाने का निज़ाम। वो जिनको निज़ाम की मलकियत दी गई, वो जिनको ठेकेदार बना के भेज दिया गया, वो जिनको हैंड ओवर कर दिया निज़ाम, तो हम ओनर नहीं बोला करेंगे ऑडिट में। हम क्या बोलेंगे? दोषचा विद गवर्नेंस। तो सोल ट्रेडरशिप में वही होगा, ओनर ही इज चार्ज विद गवर्नेंस। पार्टनरशिप में शायद सारे पार्टनर्स नहीं, 2 पार्टनर्स काम करते हों और 3 ऐसे हों जो मामलात देखते हो, तो वो 3 हो जाएंगे दोषचा विद गवर्नेंस। तो अब ऑडिटर के लिए 2 तरह के लोग होते हैं। जब आप एंटिटी में जाते हैं तो एक वो मैनेजमेंट होती है जिसने अकाउंट्स बनाए हैं, और एक ओनर या उनके नुमाइंदे होते हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनसे आप मिलके कह रहे होते हैं देखिए आपकी कंपनी वाले मेरे सही से ताउन नहीं कर रहे। तो जो ऊपर के लोग हैं ये दोषचा विद गवर्नेंस है। तो ये 3 पार्टीज बन जाती हैं, ऑडिटर, मैनेजमेंट, दोषचा विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट, ऑडिटर और दोषचा विद गवर्नेंस। इन्होंने ऑडिटर को हायर किया कि तुमने इनका ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट देनी है, और इन्होंने इनको कहा कि तुमने अच्छे अकाउंट बनाने हैं ताकि तुम इनको ऑडिट करवा सको। काम इन्होंने करना है, चेक इसने करना है, इनके लिए करना है। अगर इनमें गड़बड़ हुई तो मसला खराब हो जाएगा। हम ऑडिट में देखेंगे अगर दोषचा विद गवर्नेंस गलत है हम ऑडिट ही छोड़ देंगे। जो ऑडिट करवा रहे हैं अगर वही ठीक लोग नहीं हैं तो फिर उस ऑडिट का फायदा नहीं है। हम जिनके लिए ऑडिट कर रहे हैं अगर वही बेईमान लोग हैं तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली 3 तरह की पार्टीज ऑडिट में होती हैं। एक को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो है मैनेजमेंट जिन्होंने काम करना है। एक को हम कहते हैं प्रैक्टिशनर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो है ऑडिटर। और एक को हम कहते हैं यूजर्स, वो दोषचा विद गवर्नेंस। तो दोषचा विद गवर्नेंस का मतलब होगा वो जो नीचे मैनेजमेंट से काम करवा रहे हैं और ऑडिटर उनको रिपोर्ट करता है। तो याद रहेगा। तो ऐसे में हमने पीछे जहां पे पढ़ा था कि मैनेजमेंट या दोषचा विद गवर्नेंस, तो उसका मतलब था मैनेजमेंट या ओनर्स। आप इसे ओनर्स भी कह सकते हैं और ओनर के नुमाइंदे भी कह सकते हैं। समझ आ रही है? दोषचा विद गवर्नेंस शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे हैं और मैनेजमेंट वो किसकी नुमाइंदा है? दोषचा विद गवर्नेंस। तो दोषचा विद गवर्नेंस का हक है कि मैनेजमेंट उनको सही से रिपोर्ट दे, और शेयर होल्डर्स का क्या हक है? दोषचा विद गवर्नेंस उनको। शेयर होल्डर्स ने ट्रस्ट किया दोषचा विद गवर्नेंस पे और दोषचा विद गवर्नेंस ने ट्रस्ट किया ऑडिटर के ऑडिट से, ये दोनों ट्रस्ट कंफर्म हो जाते हैं। दोषचा विद गवर्नेंस को ये हौसला मिल जाता है कि मेरी मैनेजमेंट सही काम कर रही है, और घर बैठे शेयर होल्डर्स को ये हौसला मिल जाता है
कि दोस्तावत गवर्नेंस हमारी कंपनी को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर एक जेनेरिक सी डिस्कशन है जो आईकैप बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्रेसली नहीं पूछता, सिर्फ एक दफ़ा एक इंग्लिश है जो हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर्स है वह स्टीवर्डशिप रोल, डायरेक्टर्स का वही चरवाहे वाला रोल है, पूरे इदारे को उन्हें डायरेक्शन देनी है। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। Relationship between shareholder and board of directors is also an application of the principle of agency। ये एजेंट हैं शेयर होल्डर्स के जो उनके बिहाफ पे कंपनी को चला रहे हैं। The agent has a legal duty to act in best interest of the, उसकी कानूनी ड्यूटी है कि अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में एज एजेंट फॉर शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। To show their accountability, it is a general principle of company law that directors are required to prepare annual financial statement which are presented to shareholder for their approval। इसी वजह से वो कंपनी के साल के एंड पे फाइनेंशियल्स बनाते हैं, फिर आप याद करें कंपनी लॉ में वो शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं एक दिन और उनके सामने वो अकाउंट्स रखते हैं। लेकिन पॉज लें, दरमियान में एक ऑडिटर भी आया था, याद अकाउंट्स बनाते थे, फिर एक ऑडिटर उसको ऑडिट करता था, फिर अकाउंट्स और ऑडिटर की रिपोर्ट और अपनी डायरेक्टर की रिपोर्ट मिलके भेजते थे, याद आया। उस वक्त हमें ऑडिटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था तो इसलिए हम ज़्यादा गहराई में नहीं उतरे थे। तो अब ये वाला ऑडिटर हम पढ़ेंगे जो कि उस अश्योरेंस को मजबूत करता है। जब डायरेक्टर्स कंपनी को बताते हैं, मेंबर्स को बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट से गेम और बेस्ट हो जाती है। डन। तो ये आज दूसरा आखिरी दिन था जिसमें हमने ऑडिट के बेसिक्स और जो इसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं हमने उसको कवर किया। कल हम देखेंगे इसके पीछे कौन सी अथॉरिटी है, जैसे हम लॉ में नहीं देखते थे रजिस्ट्रार SECP, तो देखेंगे इंटरनेशनल कौन सी बॉडी है जो इसको चला रही है और हमारे ओवरऑल कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑडिटिंग के क्या हैं। डन। इंशाल्लाह ताला मिलते